आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा वेव ऑप्टिक्स में जो हमारी वर्कशीट है उसकी एक्सरसाइज 1 को। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत के क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए उनको बारी बारी से देखते जाते हैं। पहले क्वेश्चन को देखो आप, तो इसमें बोला हुआ है कि जो हाइगन थ्योरी है वो किसको एक्सप्लेन नहीं करती हैं। तो बेसिकली हाइगन थ्योरी जो होती हैं वो वेव कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होती है, और वेव कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, हम डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो वेव थ्योरी को यूज़ करके आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, राइट, रिफ्रैक्शन, इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो इन सबको एक्सप्लेन करना वेव थ्योरी से बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। इनफैक्ट हम लोग इंटरफेरेंस के ऊपर तो पूरा वेव कॉन्सेप्ट को यूज़ करके पूरी यूनिट पढ़ते हैं क्लास 12 में, डिफ्रैक्शन पे पढ़ते हैं। इवन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी हम लोग हाइगन थ्योरी से इनके लॉज को डिराइव कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो पोलराइजेशन है उस पोलराइजेशन को हम लोग हाइगन के प्रोपोगेशन से या हाइगन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि पोलराइजेशन एक बिल्कुल ही डिफरेंट फिनोमेना है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेट करने का प्रोसेस तो हाइगन थ्योरी में एक्सप्लेन्ड ही नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में कि यू कैन नॉट एक्सप्लेन द पोलराइजेशन बाय यूजिंग दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि हाइगन का जो प्रिंसिपल है वो कौन सी वेव्स के लिए एप्लीकेबल है। तो भाई हाइगन का प्रिंसिपल तो कोई भी वेव्स हो, चाहे साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, वाटर वेव हो, या किसी भी टाइप की वेव हो, चाहे मैकेनिकल हो, नॉन मैकेनिकल हो, सारी टाइप की वेव्स के लिए एप्लीकेबल होता है। सो हाइगन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर दी वेव्स, राइट, एंड ऑल टाइप ऑफ वेव्स, सबके लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो नॉन मैकेनिकल हो, या कैसी भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है कि हाइगन थ्योरी इसको यूज़ करके आप किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है, हाइगन थ्योरी को यूज़ करके मैंने आपको बताया था कि हम लोग रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ वेव कैसे होती है इस बात को भी हम लोग हाइगन थ्योरी को यूज़ करके एक्सप्लेन करते हैं। चाहे वो वेव आपकी लाइट हो कि साउंड वेव हो या कोई भी वेव हो, मैकेनिकल हो, नॉन मैकेनिकल हो, तो सबके लिए करते हैं। इसलिए इसका आंसर हमें सबके लिए यानी ऑल ऑफ दीज देना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है कि हाइगन थ्योरी में सेकेंडरी वेव्स कैन बी यूज टू फाइंड, सेकेंडरी वेव को क्या फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं सेकेंडरी वेव्स को हम यूज़ करते हैं वेव फ्रंट की नई पोजीशन को पता लगाने के लिए। जैसे आपने यहाँ पे एक सोर्स रखा, जब यहाँ पे सोर्स रखा तो एक ये वेव फ्रंट है, अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे दे ऑल बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो ये अपने खुद के वेवलेट्स निकालेंगे। जब ये अपने खुद के वेवलेट्स निकालेंगे तो इन सब के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉप कर दो, तो उन टेंजेंट्स का जो लोकस बनेगा वो वेव फ्रंट की नई पोजीशन को बताएगा। सो बेसिकली इसको हम लोग ये पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं हाइगन थ्योरी को कि वेव फ्रंट की नई पोजीशन क्या होगी। सो हम बोलते भी हैं हाइगन थ्योरी इज़ यूज टू एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली वेव्स कैसे चल रही है इस बात को पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वेव फ्रंट का ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बताने के लिए करते हैं कि ज्योमेट्रिकली कैसे वो प्रोग्रेस कर रही है, राइट। सो इसका आंसर आ जाएगा आपस में वेव फ्रंट ज्योमेट्रिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाइगन में की थ्योरी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। तो बेसिकली हाइगन 17th सेंचुरी में इस दुनिया में थे, और 17th सेंचुरी में ऐसा माना जाता है कि जो लाइट है उसको भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने ऐसा कोट किया था कि ईथर मीडियम होता है जिसमें, जो कि अर्थ और सन के बीच में होगा, जिसके बीच में जिस मीडियम के थ्रू लाइट प्रोपोगेट कर रही होगी। तो वो इस ईथर मीडियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, राइट, और यही उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि लाइट का वेव नेचर है क्यों, राइट। सो लाइट हैज़ वेव नेचर, व्हाई? बिकॉज इट शोज द इंटरफेरेंस। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको वेव नेचर चेक करना हो तो वेव नेचर चेक करने के लिए आप करवाओ एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन। तो आप इंटरफेरेंस से भी वेव नेचर चीज चेक कर सकते हैं, यानी कोई भी अननोन चीज़ आपको मिलती है और आज बोला जाए वेव नेचर क्या होगा, वेव नेचर होगा या नहीं होगा उसका चेक करना है, तो वेव नेचर को चेक करने के लिए करवा के देखो आप इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन। अगर ये हो गया इसका मतलब वेव नेचर 100% हुआ। अब एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे और जान लो, अब ये तो पता लग गया अगर इंटरफेरेंस किसी भी अननोन थिंग ने कर दिया या डिफ्रैक्शन किसी भी अननोन थिंग ने कर दिया, इसका मतलब उसके अंदर वेव नेचर होगा। लेकिन वेव भी तो दो टाइप की होती है ना, एक होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव और एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का कैसे पता लगाओगे, तो इसको पता लगाने के लिए बेटा आपको करवाना पड़ेगा पोलराइजेशन। तो इसका चेक क्या होगा कि ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, तो इसका चेक होता है पोलराइजेशन, राइट। सो हम क्या कैसे समराइज कर सकते हैं कि कभी भी आपको चेक कराना हो कि किसी भी अननोन थिंग में कि इसके अंदर वेव नेचर है या नहीं है, तो आप इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन करवा दो, राइट। और अगर ये पता लग गया कि वो वेव है और ये पता लगाना है कि वो ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो पोलराइजेशन करवाओ। जब पोलराइजेशन करवाओगे तो आप पाओगे कि जो ट्रांसवर्स वेव होगी वो तो पोलराइजेशन करेगी, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी उनका पोलराइजेशन नहीं होगा। जैसे कि साउंड वेव्स का पोलराइजेशन नहीं होता है। तो एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन कर लो आप लोग कि साउंड वेव्स पोलराइजेशन शो नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है ये पोलराइजेशन में आगे हम डीप में आपको बता देंगे। नेक्स्ट अगेन वही बात आती है कि वेव नेचर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेव नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग इंटरफेरेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा कोई भी जो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट होता है उसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जहाँ पर मैक्सिमा बनता है वहाँ पर बेसिकली मिनिमा से एनर्जी उठ के आ जाती है। तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंटरफेरेंस होता है, राइट। और इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। तो एनर्जी इज कंजर्व्ड बट वहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी हो रहा है, ये ऐसा आप इसमें बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई भी दो वेव या दो से ज़्यादा वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं दो के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a1 a2 cos फाई। यानी रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो उन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, प्लस इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो दोनों पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला भाई इंटरफेरेंस कौन से नेचर को सपोर्ट करता है। तो भाई इंटरफेरेंस किसी नेचर को सपोर्ट नहीं करता। लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो उसका भी इंटरफेरेंस होगा, ट्रांसवर्स वेव होगी तो उसका भी इंटरफेरेंस होगा, साउंड वेव होगी उसका भी इंटरफेरेंस होगा, कोई भी वेव होगी तो इंटरफेरेंस शो करेगी। तो इंटरफेरेंस किसी नेचर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट। क्वेश्चन, अब आपको चाहिए डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस, ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस। डिस्टिंक्ट बोलो, ऑब्जर्वेबल बोलो। अगर आपको ऐसा इंटरफेरेंस चाहिए तो उस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी शुड बी वेरी हाई, यानी कि गोरा बहुत गोरा होना चाहिए। और हम जानते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में होती है जब दो कोहेरेंट सोर्स लेते हैं तो अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी होती है आपके पास में अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस चाहिए जिसमें कि ब्राइट फ्रिंज बहुत ज़्यादा ब्राइट हो और डार्क फ्रिंज बहुत ज़्यादा डार्क हो, तो अगर आप बेटा यहाँ पर एक काम करो कि I1 की वैल्यू को I2 के इक्वल ले लो और इसको I0 के इक्वल ले लो। अगर आपने ऐसा ले लिया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू देखोगे आपकी 4I0 आ जाएगा, और जो मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू आएगा दैट वुड बी 0, यानी कि काला बहुत काला हो जाएगा, गोरा बहुत गोरा हो जाएगा, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी और डार्क फ्रिंज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो इन दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी का रेशियो निकालोगे
तो इनकी इंटेंसिटी का रेशियो 1:1 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि फेज डिफरेंस क्या होता है। हम जानते हैं फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो सिंपल आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अगेन ये भी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो हम जानते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होती है कि फेज डिफरेंस का वैल्यू होना चाहिए 2n π, या पाथ डिफरेंस का वैल्यू होना चाहिए n λ, यानी कि n का वैल्यू जहाँ पे होगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जब फेज डिफरेंस का वैल्यू होगा 0 या फिर उसका वैल्यू होगा 2π या होगा 4π, 6π एंड सो ऑन, तो इन सब पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्योंकि ऑप्शन में हमें 2π दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि नेचर में कोई भी दो सोर्स ऐसे नहीं होते हैं जिनकी वजह से किसी पॉइंट पर फेज का वैल्यू कांस्टेंट रह पाए, यानी कि नेचर में पाए जाने वाले कोई भी दो सोर्स कोहेरेंट नहीं होते हैं। यानी आप सेम कंपनी के सेम टाइम पर बने हुए अगर दो बल्ब खरीदते हो, तब भी वो आइडेंटिकल होते हुए भी कोहेरेंट नहीं है, क्योंकि उनमें जो लाइट बनने का प्रोसेस ही ऐसा है कि वहाँ पर हम स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है। जब स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है तो उस प्रोसेस की वजह से कोई भी दो सोर्सेस की वजह से किसी पॉइंट पर फेज डिफरेंस का वैल्यू कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो दो सोर्सेस होते हैं वो इनकोहेरेंट होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फेज डिफरेंस का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कोहेरेंट सोर्सेस को कैसे हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं, तो दो तरीके हैं। या तो आप वेव फ्रंट का डिवीज़न कर दो, वेव फ्रंट डिवीज़न किस में करते हैं, YDSC। ध्यान दो, YDSC जब हमने आपको पढ़ाया था तो वेव फ्रंट डिवीज़न YDSC में का एग्जाम्पल है, यानी YDSC में हमने वेव फ्रंट डिवीज़न से कोहेरेंट सोर्सेस अचीव किए थे। अगर आप थिन फिल्म के बारे में बात करो तो थिन फिल्म में हम लोग एम्पलीट्यूड डिवीज़न करते हैं। तो यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेस के दो तरीके हो गए, एक हो गया आपका वेव फ्रंट डिवीज़न और एक हो गया आपका एम्पलीट्यूड डिवीज़न। तो YDSC में हम लोगों ने वेव फ्रंट का डिवीज़न किया था और थिन फिल्म में हम लोगों ने एम्पलीट्यूड का डिवीज़न किया था। तो ये दो मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है कि पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू 2n-1 इंटू λ/2, जहाँ पे n का वैल्यू होगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अगर पाथ डिफरेंस का वैल्यू जाएगा बेटा आपके पास में λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, तो यहाँ इन सारे पॉइंट पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने का मतलब होता है वहाँ पर आपको डार्क मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में 3 λ/2 पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, इसलिए आपको डार्क मिल रहा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहले सोर्स की इंटेंसिटी है I और दूसरे सोर्स से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी है 4I। अब ये दोनों लाइट जब एक पॉइंट A पर आ रही है तो वहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपस में I1 प्लस I2 प्लस 2 √ I1 I2 cos phi। अब यहाँ पर क्योंकि पॉइंट A पर फेज डिफरेंस का वैल्यू π/2 दिया हुआ है और हम जानते हैं cos π/2 यानी 90 डिग्री, इसका वैल्यू 0 होता है, यानी IA का वैल्यू बन गया आपस में 5π। जबकि B पॉइंट पर अगर आप देखो तो B पॉइंट पर आपको दिया हुआ है फेज डिफरेंस का वैल्यू 2π, ठीक है। और हम जानते हैं जब फेज डिफरेंस का वैल्यू 2π होता है तो इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है √I1 प्लस √I2 इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी आपके पास में ये आ जाएगा कितना बेटा 9I, ठीक है। ये बन जाएगा आप पास में 9I। कैसे आया, ये तो √I हो जाएगा और ये 2√I हो जाएगा, तो 3√I यानी बन जाएगा आप पास में 9I, 3√I का होल स्क्वायर। अब अगर आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इनकी जो इंटेंसिटीज़ का डिफरेंस आया है बेटा दैट इज़ 9I माइनस 5I, यानी इसका वैल्यू निकल के आ गया आप पास में 4I, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें दे रखे हैं दो सोर्स, पहले सोर्स का एम्पलीट्यूड है ए और दूसरे सोर्स के लिए एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2a, और इनके बीच में जो एक पॉइंट है वहाँ पर फेज डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है आपको पाई। ठीक है, तो हम जानते हैं जहाँ पर फेज डिफरेंस पाई होता है वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अगर यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ इंटेंसिटी का वैल्यू मिनिमम होगा, और अगर इंटेंसिटी का वैल्यू मिनिमम होगा तो ऑब्वियस बात है एम्पलीट्यूड का वैल्यू भी मिनिमम होगा। और हम जानते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास में, मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है आपके पास में A1 माइनस A2, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो 2a माइनस ए कर दोगे आप तो आपस में आ जाएगा a। तो जो मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शन होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के लिए, तो ए मिनिमम का स्क्वायर बन जाएगा तो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो सोर्स हैं जिनकी इंटेंसिटी इक्वल है आई, और आपसे बोला है मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई यानी 2 अंडर रूट आई इसका होल स्क्वायर, यानी आपके पास में बन जाएगा कितना, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 4i, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन क्या दिया बता कि दो सोर्सेस हैं जिन दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी इक्वल है आई के, और इनके बीच में फेज डिफरेंस का वैल्यू दे रखा है 120 डिग्री। तो आप जानते हैं कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। तो यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछी है, तो हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2, यानी आई कॉस 120 डिग्री यानी -1/2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो आ जाएगा i प्लस आई माइनस आई, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो इसका वैल्यू बन गया सिंपल आपस में i, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटा कि किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है उसका जनरल फॉर्मूला होता है आई मैक्स, उसका जनरल फॉर्मूला होता है आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, तो आई मैक्स का वैल्यू हो गया 4i कॉस स्क्वायर 5/2 यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 4i कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू था 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू बन जाएगा आपस में 1/4, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा आई के इक्वल। तो जो यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो आई के इक्वल हो जाएगी। तो आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो सोर्सेस की वजह से जो इंटेंसिटी है उनका रेशो यानी I1/I2 आपको 25:1 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो क्या होगा, तो Imax/I_min बताना है। तो आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है Imax का अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और आई मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2, ठीक है, तो पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से डिवाइड कर दूँ। अगर दोनों को √2 से डिवाइड करूँगा तो अंडर रूट ऑफ I1/I2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I1/I2 माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से अगर आप देखो तो अंडर रूट I1/I2 का वैल्यू आ जाएगा 5 के इक्वल, यानी बन जाएगा आप पास में क्या, 5 प्लस 1/5 माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी बन गया 6/4 का होल स्क्वायर, यानी बन गया आपस में 3/2 इसका होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा 9/4, और यही आपका आंसर होगा। आप जानते हैं कि जो एवरेज इंटेंसिटी होती है वो बेसिकली होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी इसका हाफ। अब यहाँ पर मैक्सिमम का वैल्यू डाल दो आप अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट I2 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसको सॉल्व करो तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा बेटा आप पास में I1 प्लस I2। तो जो एवरेज इंटेंसिटी होती है उसका वैल्यू होता है I1 प्लस I2। अब I1 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2 यूनिट, I2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 यूनिट,
तो टोटल बन जाएगा आपस में 5 यूनिट, और यही आपका आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 2 सोर्स हैं, ठीक है, ये कोहेरेंट ही नहीं है, तो इंडिविजुअल सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं होता, तो इंडिविजुअली कोई भी सोर्स होगा तो इनकोहेरेंट ही होगा। तो कोहेरेंसी की बात तो हम जब करते हैं जबकि 2 सोर्सेज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि वहाँ फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं है, तो इंडिविजुअल सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बेटा कि इंटरफेरेंस इज शोन बाय, इंटरफेरेंस तो कोई भी शो कर देगा, अगर कोई भी वेव होगा तो शो कर देगा, चाहे वो आपकी ट्रांसवर्स वेव हो तो वो भी इंटरफेरेंस शो करेगी, जैसे लाइट इंटरफेरेंस शो करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, ठीक है, तो वो भी इंटरफेरेंस शो करेगी, जैसे साउंड वेव करती है। तो लाइट ये भी इंटरफेरेंस शो करती है, लॉन्गिट्यूडनल यानी साउंड वेव ये भी इंटरफेरेंस शो करती है, लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है ये भी इंटरफेरेंस शो करेगी, साउंड मैकेनिकल वेव है ये भी इंटरफेरेंस शो करेगी, यानी कोई भी अगर वेव होगी तो वो इंटरफेरेंस शो करेगी ही करेगी। अगर आपको कभी भी ऑब्जर्वेबल, डिस्टिंक्ट, ठीक है, या फिर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि कोई भी जो सोर्सेस ले रहे हैं आप, 2 सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, यानी कि फेज डिफरेंस का वैल्यू किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट रहना चाहिए, ये कंडीशन मीट होनी चाहिए अगर आपको कभी भी ऑब्जर्वेबल, डिस्टिंक्ट या फिर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए, तो सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। इसका मतलब उनकी वजह से किसी पॉइंट पर फेज डिफरेंस का वैल्यू कांस्टेंट बना रहना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें दिया हुआ है कि 2 वेव जो सुपर इम्पोज कर रही है उनके एम्पलीट्यूड्स का रेशो यानी A1/A2 आपके पास में 3/5 है, तो आपको बताना है उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी और उनकी मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है, इसको चाहे तो हम लोग ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और ए मैक्सिमम क्या होता है A1 + A2, तो रेशियो तो सेम ही रहेंगे ना, तो आप चाहो तो इसको A1 + A2 अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हो। अब देखो रेशियो तो सेम ही है, 3x 5x ले लो, 3/5 दे रखा ना, तो A1 3x तो A2 5x, तो और ऊपर नीचे पुट करो तो x तो कैंसिल आउट होगा, तो आप सिंपल A1 को 3 मान लो, A2 को 5 मान लो, तो A1 + A2 8 अपॉन A1 - A2 यानी 2 इसका होल स्क्वायर। अब ये मत सोचना है A1 - A2 2 - 5 करेंगे तो क्या हुआ, तो भाई स्क्वायर है ना, तो -1 का स्क्वायर तो आपका प्लस ही निकलेगा ना, तो आप पास में आ जाएगा 4, यानी कि ये बन जाएगा 16:1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना आसान होता है, इसलिए मैंने ये वाली बात बताई आपको। बेसिकली मैं x से बोलना ही चाह रहा था कि इसको मैं 3x और इसको मैं 5x मान सकता हूँ, तो इसको अगर आप 3x रखोगे और इसको 5x रखोगे, इसको 3x रखोगे और इसको 5x रखोगे, तो x तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा ना, और नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको से बताया। ऐसे करने से आसान हो जाता है, इसलिए मैंने रेशियो को डायरेक्ट यूज़ किया है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया बेटा कि पहले सोर्स से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी I है, दूसरे सोर्स से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी 4I है, और आपसे पूछा है मैक्सिमम इंटेंसिटी। भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी तो दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी का √I1 + √I2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये आपस में क्या बन गया, √I + 2 √I का होल स्क्वायर, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू निकल के आ गया 3 √I यानी 9I। जब I मिनिमम निकालोगे तो I मिनिमम का फॉर्मूला हम जानते हैं कि √I1 - √I2 का होल स्क्वायर होता है, तो √I - 2 यानी √I का स्क्वायर, तो आपके पास में सिंपल इसका वैल्यू I आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि 2 सोर्सेज की इंटेंसिटी I1 और I2 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, ऑब्वियस बात है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पहली वेव का इक्वेशन है A sin ωt,
और दूसरी वेव का इक्वेशन है आपके पास में ए कॉस ओमेगा टी। तो हम चाहें तो सेकेंड वेव की इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली वेव की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, तो दूसरी वेव की इक्वेशन आपको दे रखी है ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y2 है, दिस y2 हेड्स बाय y1, ठीक है, ठीक है, हेड्स बाय y1 थ्रू एंगल ऑफ पाई बाई टू या फिर फेज ऑफ पाई बाई टू, ये बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि y1 लेग्स बाय y2, ठीक है, थ्रू फेज ऑफ पाई बाई टू। शुद्ध हिंदी भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं कि y1 जो होगा वो y2 से पीछे होगा पाई बाई टू से, और y2 जो होगा वो y1 से आगे होगा पाई बाई टू से, ठीक है। अब देखो पहली वेव का इक्वेशन दे रखा है आपको ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री, ठीक, और दूसरी वेव का इक्वेशन दे रखा है आपको ए साइन ओमेगा इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात पता लग गई कि जो A1 और A2 हैं इन दोनों का वैल्यू तो A के इक्वल है, और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज पाई बाई थ्री। और आपसे पूछा है कि बताइए इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो हम जानते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है दैट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 60 डिग्री यानी cos फाई यानी cos 60 डिग्री यानी 1/2। तो आपस में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 3a, और यही आपका आंसर बन जाए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है दैट इज 25:1, दैट इज व्हाट 25:1, और आपको इनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज़ का रेशियो यानी I1/I2 का वैल्यू बताना है। तो आप जानते हैं कि जो I मैक्सिमम अपन I मिनिमम होता है ये बेसिकली होता क्या है, ये होता है आपके पास में अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये दे रखा है आपको 25:1। तो स्क्वायर रूट ले लोगे और इस पूरे को आप I2 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ I1/I2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I1/I2 माइनस 1, और स्क्वायर रूट ले लिया तो 5 आ गया। तो इस पूरे का हमने स्क्वायर रूट ले लिया प्लस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अंडर रूट I2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। फर्दर इसको अरेंज करके लिखोगे बेटा तो आपस में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ I1/I2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम ऑफ अंडर रूट ऑफ I1/I2 माइनस 5। इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे बेटा तो आप पास में आ जाएगा 4 टाइम ऑफ अंडर रूट ऑफ I1/I2 इज इक्वल्स टू 6, यानी अंडर रूट ऑफ I1/I2 इज इक्वल्स टू 6/4 यानी 3/2, यानी I1/I2 इज इक्वल्स टू 9/4, और यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, जानते हैं कभी भी अगर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है तो जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है 2n + 1 λ/2, जहाँ पे n का वैल्यू स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू को आप 2n - 1 इंटू λ/2 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसा लिखोगे तो n का वैल्यू शुरू होगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। तो दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो भाई इसमें दिया हुआ है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ का रेशियो जो है दैट इज इक्वल्स टू 36:1, और आपसे पूछा है इनके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो क्या होगा, यानी A1/A2 इज क्वेश्चन मार्क।
तो आप जानते हैं कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू को मैं ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 36:1, यानी ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम का वैल्यू आ गया 6:1, और हम जानते हैं इसका वैल्यू ए मैक्स होता है A1 + A2 और ए मिनिमम होता है A1 - A2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टाइम ऑफ A1 माइनस 6 टाइम ऑफ A2 इज इक्वल्स टू A1 + A2, यानी आपके पास में आ जाएगा 5 टाइम ऑफ A1 इज इक्वल्स टू 7 टाइम ऑफ A2, यानी आपके पास में निकल के आ गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 7/5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। YDSC में अगर आप किसी भी स्लिट के सामने एक T थिकनेस की और म्यू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की स्लैब रख दोगे तो जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है वो म्यू -1 इंटू टी की इक्वल होता है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। जो थिन फिल्म होती है उसका थिकनेस आपका माइक्रोमीटर की ऑर्डर का होता है। अब क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन में से माइक्रोमीटर में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर वही बन जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि जो इंटेंसिटीज़ का रेशियो है यानी I1/I2 दैट इज़ 9:1, ये आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड्स का रेशियो बताओ, यानी A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम का रेशियो बताओ। तो आप जानते हैं कि इस वाली वैल्यू को हम चाहें तो लिख सकते हैं कि ये आपके पास में A1/A2 के होल स्क्वायर के भी बराबर है। क्यों? क्योंकि I1 क्या होगा K इंटू A1 स्क्वायर, और I2 क्या होगा K इंटू A2 स्क्वायर। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो A1/A2 का वैल्यू आपके पास में आ रहा है 3:1। अब आप बताना है A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम, तो A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम निकालोगे तो A मैक्स होता है A1 + A2 और A मिनिमम होता है A1 - A2। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को A2 से डिवाइड कर दो तो A1/A2 + 1 अपॉन A1/A2 - 1 बन जाएगा। अब A1/A2 क्या है 3, तो 3 + 1/3 - 1, यानी बन जाएगा आप पास में ये वाला रेशियो 4/2, यानी 2:1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोहेरेंट सोर्सेज होने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है? भाई कोहेरेंट सोर्सेज होने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन होती है कि जो भी सोर्सेज हों उनकी वजह से किसी पॉइंट पर फेज का वैल्यू कांस्टेंट बना रहे हैं। ठीक है, आपने जो 100 फिल्म में मल्टीपल कलर देखे होंगे, या फिर अगर आप इसकी लिक्विड की सरफेस के ऊपर पानी के ऊपर ऑयल की एक ड्रॉप डाल दो, या फिर मैंने जो स्पेक्स पहने हुए हैं इसमें आपको मल्टीपल कलर दिखाई देते हैं, तो ये सारे कलर इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ पर थिन फिल्म लगी हुई है, थिन फिल्म का इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पर स्पेक्स में एक पतली सी फिल्म लगी होती है, राइट, जो कि बेसिकली हमारे जो व्यूअर होते हैं उनके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन रिड्यूस कर देती हैं, तो वहाँ इंटरफेरेंस होता है। अगर आप एक वाटर की सरफेस के ऊपर एक ऑयल ड्रॉप डाल दो तो आपको मल्टीपल कलर दिखेंगे। आप सोप का एक बबल बना लो तो आपको मल्टीपल कलर दिखेंगे। ये क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि I1/I2 इनका जो रेशियो है दैट इज़ 9:1, और आपसे I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का रेशियो पूछा है। तो हम जानते हैं ये वैल्यू होती है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, राइट। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर I2 से डिवाइड कर दोगे तो √I1/I2 + 1 अपॉन √I1/I2 - 1, इस पूरे का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब √I1/I2 इसका वैल्यू अगर आप यहाँ से देखो तो इसका वैल्यू आ रहा है 3:1, तो बन जाएगा 3 + 1 अपॉन 3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 4:1।
सो बबल में जो आपको मल्टीपल कलर दिखाई दे रहे हैं वो मल्टीपल कलर दिखते हैं आपको इंटरफेरेंस की वजह से, राइट। और इंटरफेरेंस में जो हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस अचीव करते हैं वो करते हैं बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसकी डिटेल थ्योरी जो है वो मतलब थ्योरी में इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है कि कैसे ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है।